अब चलिए देखते हैं कि वास्तव में क्या संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। और मैं शुरू करना चाहता हूं। मैंने ग्रेग मनारिनो के साथ एक बातचीत की जो शानदार थी, और बातचीत के कुछ मुख्य बिंदुओं में से एक, और आप लोग इसे कल इंटरव्यू चैनल पर पोस्ट करेंगे। तो अगर आप लोग उस चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं हुए हैं तो जरूर जाकर रेबेल कैपिटल के इंटरव्यूज देखें। ये नया चैनल है जिसे हमने सेटअप किया है, जहां मैं सप्ताह में 2 या 3 बार इंटरव्यू कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य बिंदुओं में से एक यह था कि ग्रेग ने यह बात की कि अमेरिकी लोग ज्यादातर औसत जो और जेन कैसे वर्तमान आर्थिक संरचना पर निर्भर हैं, कैसे वे मौलिक रूप से अस्थिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना पर निर्भर हैं। मुझे थोड़ा सा जोड़ने दें, मैं वहां कुछ विवरण जोड़ना चाहता हूं। और अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था को देखें तो आप खुद से पूछते हैं इसे क्या सहारा दे रहा है। क्योंकि आप सोच सकते हैं हमारी अर्थव्यवस्था शानदार है, हमारे पास उद्यमी हैं और हम ये सब करते हैं। लेकिन चलिए 2019 में वापस चलते हैं। केंद्रीय योजनाकार सभी को 2 साल के लिए बंद करेंगे। वे आपको काम पर नहीं जाने देंगे जब तक कि आप आवश्यक न हो। ये तय कौन करता है? और हम पूरी अर्थव्यवस्था को बंद करने जा रहे हैं। हम पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंद करने जा रहे हैं। हम आपको अपने कुत्ते को टहलाने नहीं देंगे। हम आपको अपना व्यवसाय खोलने की अनुमति नहीं देंगे। हम आपको मजबूर करेंगे अपना व्यवसाय हमेशा बंद करें। हम आपको अपने बच्चों को स्कूल ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। हम आपको मूल रूप से एक जेल में डालने जा रहे हैं। और इसके अलावा हम बस सभी को उद्धरण के अनुसार मुफ्त पैसा देने जा रहे हैं। और अगर मैं आपको 2019 में बताता कि ये होने वाला है तो आप अर्थव्यवस्था के लिए क्या भविष्यवाणी करते? क्या आप कहेंगे, ओह मेरे भगवान, हम निश्चित रूप से मंदी नहीं होने देंगे। ओह मेरे भगवान, शायद हमें एक आर्थिक उछाल मिलेगा। ओह मेरे भगवान, हाँ, ये तो एक शानदार आर्थिक नीति की तरह लगता है। नहीं, आप में से हर एक जिसने इस वीडियो को देखा होगा, उसने कहा होगा कि यह मैड मैक्स की ओर ले जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि यह महंगाई की मंदी होगी या अवस्फीति होगी, लेकिन जो चीजें होने वाली हैं, वे ऐसी होंगी जैसे हमने पहले कभी नहीं देखी। आप बस एक अर्थव्यवस्था को बंद नहीं कर सकते भगवान के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने बिल्कुल यही किया। और किसी तरह हमें वो मंदी नहीं मिली है। वह मंदी, हमें वह मैड मैक्स जैसा परिदृश्य नहीं मिला। क्यों? क्या ये है क्योंकि शायद हम सभी गलत थे और शायद कीन्सियन सभी सही थे? क्या इसका कारण यह है कि हमें जो एकमात्र आर्थिक दर्द सहना पड़ा, वह सिर्फ सीपीआई का 9% तक बढ़ना था? क्या यह सभी 330 मिलियन अमेरिकियों के बीच व्यापक रूप से वितरित किया गया था? या या क्या यह इसलिए था कि हमारी अर्थव्यवस्था पहले से भी अधिक विकृत हो गई? गरीबों और मध्य वर्ग के खर्च पर औसत लोगों के जो और जेन और वह समस्या को टालने से अंततः एक और भी बड़े पतन की ओर ले जाएगा, मान लीजिए, जो कि हमें अन्यथा नहीं मिलता। और शायद, बस शायद, वो पतन एक साथ नहीं होता। शायद वह पतन जापान की तरह है, जहां यह बस हजारों छोटे घावों से मौत है, इस हद तक कि ज्यादातर सामान्य लोग इसे भी नहीं देखते। वे बस 20 साल बाद जागते हैं और कहते हैं, यार मैं इतना गरीब कैसे हो गया? मैं पहले अपने खर्चे पूरे कर लेता था। मेरी पत्नी घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर सकती थी, या एक माता-पिता, जो भी आपकी स्थिति हो। आप जानते हैं, पहले हमें सिर्फ एक ही आय की ज़रूरत होती थी। अब हमें 3-4 की ज़रूरत है। अब हमें बच्चों को काम करने की ज़रूरत है। अब हमें कुत्ते को भी काम करने की ज़रूरत है। या शायद हमें चमत्कार की ज़रूरत है। हमें बस फॉर्ट कॉइन पर सब कुछ दाँव पर लगाना है और बस अपनी उँगलियाँ क्रॉस्ड रखनी हैं, क्योंकि यही एकमात्र अटकल जुआ है। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम अपनी क्रय शक्ति को बनाए रख सकेंगे। देखो, ये हज़ारों छोटे घावों से मौत का एक उदाहरण होगा। मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, कौन जानता है ना? लेकिन जो मैं जानता हूँ वह यह है कि आप एक अर्थव्यवस्था को बंद नहीं कर सकते और इसके लिए कीमत नहीं चुका सकते। ये कहीं न कहीं बाहर आना ही है। और कीन्सियन प्रोत्साहन और ये सभी चीज़ें, ठीक है, ये समस्या को छुपा देती हैं, लेकिन ये समस्या को खत्म नहीं करती। ये समस्या को और बढ़ा देता है। तो चलो देखते हैं, और अगर आपको सबूत चाहिए तो यहाँ है। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बहुत तेज सरल विचार प्रयोग करें। आप बस देखिए कि आज S&P 500 कहाँ है। चलिए मान लेते हैं 6,000 पर। यहाँ एक लॉग चार्ट है तो ये कुछ ऐसा है, चलो देखते हैं। तो चलो एक पल के लिए मान लेते हैं, कुछ भी नाटकीय नहीं, कुछ भी बड़ा नहीं। चलो मान लेते हैं कि शेयर बाजार S&P 500 वापस उसी स्तर पे चला जाता है जहां ये था। मुझे नहीं पता, चलो मान लेते हैं 2015 में।
मेरा मतलब है ये इतना बुरा नहीं होगा, है ना? रिड्यूस 7 लेकिन इसका मतलब होगा कि शेयर बाजार आधा हो जाएगा। और वैसे अगर हम सिर्फ मूलभूत बातों पर ध्यान दे रहे हैं तो यह हमें केवल औसत पीई अनुपात तक ले जाएगा। अगर हम केप अनुपात को देख रहे हैं तो शिलर वह चक्रीय रूप से समायोजित पीई अनुपात था। तो अभी हम लगभग 38 के आसपास हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है और वह ऐतिहासिक औसत में लगभग 17 के आसपास है। तो अगर हम नीचे जाते हैं, चलो मान लेते हैं, मेरा मतलब है स्पष्ट रूप से मैं यहाँ बहुत सरल बना रहा हूं, लेकिन इससे हमें चलो मान लेते हैं 50% तक ले जाएगा। और उस स्तर पर शेयर बाजार ऐतिहासिक मानक के आधार पर बस उचित मूल्य पर होगा। ये बहुत बहुत सस्ता नहीं होगा, बस उचित मूल्य पर होगा। बफेट संकेतक का उपयोग करें, बिल्कुल यही बात। तो आप यहां बैठकर कह सकते हैं, ओ मेरे भगवान जॉर्ज, आप नकारात्मक हैं और ब्ला 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 ब्ला। नहीं, मैं नहीं हूं। मैं बस ये बता रहा हूं, ये बस वास्तविकता है, ये बस संख्याएं हैं। बाजार अपने ऐतिहासिक उचित मूल्य पर चला गया, यही होगा। यह बहस का विषय नहीं है। तो फिर बस अपने आप से पूछिए, अगर ऐसा हुआ, मैं नहीं कह रहा कि यह होने वाला है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो समाज के लिए खरीदने की शक्ति क्या होगी, कुल मांग का क्या होगा? ये सिर्फ संकुचित नहीं होगा, ये बड़े पैमाने पर संकुचित होगा। और अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो बस उस पर नजर डालें जो जीएफसी में हुआ। आप में से अधिकांश ने वह अनुभव किया। शेयर बाजार 25% गिर गया, आवास बाजार 55% गिर गया। कुल खरीदने की शक्ति का क्या हुआ? अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? क्या हुआ? कुल मांग। मेरा मतलब है युवा लोग शायद इतनी दूर तक याद नहीं रखेंगे, लेकिन इस वीडियो को देख रहे अधिकांश वयस्क शायद इसे कल की तरह याद करते हैं। रेस्टोरेंट्स का क्या हुआ? वे 2009-2010 में खाली थे। और मुझे याद है जब मैंने 2012 में रिटायरमेंट लिया, मैंने एक विज्ञापन दिया, या बस कुछ हैंडीमैन आप जानते हैं जो मेरी कुछ संपत्तियों के नवीनीकरण में मेरी मदद कर सकें। और मुझे याद है कि मैंने ये क्रैक्सलिस्ट पर कंसास सिटी मिसौरी में डाला और 1 घंटे के भीतर मेरे पास शायद 100 रिज्यूमे थे। तब स्थिति कितनी खराब थी, यही था। आइए आवास कीमतों का एक चार्ट देखें और हम देख सकते हैं कि फिर से मैं ये नहीं कह रहा कि आवास की कीमतें गिरने वाली हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। आप बस मूल्य से आय अनुपात को एक उदाहरण के रूप में देखें। आप बस मुद्रास्फीति समायोजित कीमत को एक उदाहरण के रूप में देखें और आप देख सकते हैं कि हम सिर्फ सभी समय के उच्चतम स्तर पर नहीं हैं, हम नाक से खून बहने के स्तर पर हैं। हम 2006 के दौरान की तुलना में कहीं अधिक ऊंचाई पर हैं। तो फिर से ये कहना नहीं है कि वो घर की कीमतें गिरने वाली हैं। ये बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब नहीं है मैं कल क्रिस क्या कहते हैं इस बारे में सोच रहा था। मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अभी असामान्य स्तर पर नहीं हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि वे बेहद महंगे हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि इसलिए नीचे की ओर जोखिम की एक बड़ी मात्रा नहीं है। फिर से हम 2025 में 20% बढ़ सकते हैं, ये हमेशा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। जब आप कीमत और आय के अनुपात को देखते हैं तो घरों की कीमतें एक स्तर पर हैं जो ऐतिहासिक मानक के करीब भी नहीं है। यही कुंजी है, क्योंकि अंत में घरों की कीमतों को क्या चलाना चाहिए? तो यही तरीका है जिससे आप अपना बंधक चुकाते हैं। और अगर वास्तविक आय तेजी से नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन घरों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता है, फैलाव बड़ा होता है, इसका मतलब है कि जोखिम भी बड़ा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कीमत गिर गई है। फिर से, जैसे मैंने कल कहा, हमारे पास यहाँ एक बड़ा बांध है और मैं यहाँ एक दरार और यहाँ एक दरार दिखा सकता हूँ। वहाँ एक दरार है, वहाँ एक दरार है। क्या वहाँ दरारें हैं? बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस पर बहस करेगा कि दरारें वास्तव में वहाँ हैं। क्या इसका मतलब ये है कि बांध फटने वाला है? शायद, शायद नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन सिर्फ इसलिए कि बांध अभी तक नहीं फटा है, इसका मतलब यह नहीं है कि दरारें मायने नहीं रखती। अगर आप यह तर्क करना चाहते हैं कि वे दरारें मायने नहीं रखती, तो आपके पास वह है जिसे मैं ऑस्ट्रिच निवेश रणनीति कहता हूं। आप बस रेत में अपना सिर छिपा लेते हैं और यह दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और अंत में सब कुछ ठीक होगा। व्यक्तिगत रूप से यह रणनीति नहीं है, यह वह तरीका नहीं है जिसे मैं अपनाना पसंद करता हूं।
लेकिन अगर आप वास्तव में यह समझना चाहते हैं कि क्या चीजों ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है, तो आपको संपत्ति की कीमतों से शुरू करना होगा। और फिर आपको बस ये पूछना है कि क्या यह टिकाऊ है। और फिर आपको यह भी पूछना होगा कि यह असली अर्थव्यवस्था पर क्या असर डालता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, भले ही आप संपत्ति की कीमतों के बढ़ने के कारण मंदी या आर्थिक संकुचन से बचने में सक्षम हो, बस खुद से पूछें कि इसका असली अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। और याद रखें कि धन की परिभाषा ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। ये आपकी आय नहीं है। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके पास कितना सोना या चांदी है। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि आपका स्टॉक पोर्टफोलियो क्या कहता है। ये बस इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितनी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं। तो बस खुद से पूछें, क्या हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उलटी हो गई है, जहां संपत्ति की कीमतें अर्थव्यवस्था को चला रही हैं? क्या यह एक ऐसा माहौल बना रहा है जहां अधिक वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, या क्या हमें अधिक वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच मिल रही है? और अगर जवाब नहीं है, तो परिभाषा के अनुसार हम अधिक धनवान नहीं हो रहे हैं। संख्या की परवाह किए बिना S&P 500 या अपने घर की कीमत बढ़ने की बात करें, यही हमें याद रखना है। नमस्ते दोस्तों, मैं व्यक्तिगत रूप से आप में से हर एक को इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह अद्भुत है। यह एक अद्भुत सम्मेलन है जो मैं हर साल आयोजित करता हूं। यह आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है, और यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आप बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथ ही रिबेल कैपिटलिस्ट से मिलते हैं। यह ऑरलैंडो में है। 30 मई से 25 मई तक पिछले वक्ताओं में रॉबर्ट कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ, माइक मलोनी जैसे लोग शामिल रहे हैं। लिन ऑल्डन, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी पाने के लिए और यह जानने के लिए कि इस साल के रिबल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप rebelcapitalistlive.com पर जा सकते हैं। और बस एक छोटी सी अंदर की जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी ले लेते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम कार्यक्रम के करीब पहुंचते हैं, टिकटों की कीमत बढ़ती जाती है। तो इंतजार मत करो, अभी rebelcapitalistlive.com पर जाएं और अपने टिकट ले लो। और मैं आपको ऑरलैंडो में 23 मई से 25 मई के बीच मिलूंगा।